तमिलनाडु सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत जोर शोर से जिक्र चल रहा है। अगर ये फैसले सही हैं तो केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। और ये बड़े फैसले क्या हैं, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ बिहार सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, वह फैसला क्या है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ बताएंगे कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया है और वह आदमी कौन है और किसने इसे गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ देश भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ भी आपको लेकर जाएंगे जो गोदी मीडिया कभी भी आपको नहीं दिखाएगा। तो साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ चैनल की आप जो भी आर्थिक मदद करना चाहते हैं इस कोड के माध्यम से हमें भेज सकते हैं ताकि हम ऐसे ही आपके लिए देश भर की खबरें ला सकें जिनसे कहीं ना कहीं आपका सरोकार है। तो चलिए बात करते हैं इन खबरों की। तमिलनाडु की सरकार ने दो फैसले लिए हैं और दोनों ही काफी महत्वपूर्ण। अगर बात करें सबसे बड़े फैसले की तो इसमें तमिलनाडु सरकार ने रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है उसको ही अपने राज्य में बदल डाला है और अब जो रुपए का प्रतीक चिन्ह पहले था यहां एक नया प्रतीक चिन्ह लागू किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने बजट सत्र के दौरान अपने इस प्रतीक चिन्ह को लागू करने का आदेश भी पारित कर दिया है। इसके बारे में सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं जिसमें हर्षवर्धन त्रिपाठी लिखते हैं, रुपए का जो प्रतीक चिन्ह आपको हर नोट और सिक्के पर दिखता है उसे तमिल के उदय कुमार ने ही डिजाइन किया है। पूरा भारतवर्ष अब रुपए को उसी प्रतीक चिन्ह के साथ ही पहचानता है। लेकिन विभाजनकारी राजनीति करने वाले स्टालिन ने बजट में उसे ही हटा दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है इसका प्रतिकार। इसके जवाब में धर्मेश दीक्षित लिखते हैं, त्रिपाठी जी, रुपए का डिजाइन तमिल भाषी उदय कुमार ने इसलिए थोड़े ही किया था कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के हिस्से का रुपया ही रोक दे और आप जैसे ज्ञानी लोग उसका नाम के पीछे छुप जाएं। समग्र शिक्षा अभियान के अधीन केंद्र तमिलनाडु का हिस्सा 2152 करोड़ रुपए का है, उसके आवंटन पर रोक क्यों लगा दी? जवाब है आपके पास। तमिलनाडु के हिस्से का हजारों करोड़ रुपया रोक दोगे तो तमिलनाडु की जनता प्रतिकार करेगी या नहीं? धर्मेश दीक्षित ने एक बड़ी बात उठाई है कि केंद्र सरकार ने क्या तमिलनाडु की सरकार को झुकाने के लिए या तमिलनाडु की जनता को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि वहां प्रत्येक इलेक्शन में बीजेपी चुनाव हार जाती है, जिसके चलते ही वहां की जनता से रंजिश रखते हुए केंद्र सरकार ने उनका पैसा रोक दिया हो। लेकिन यहां इसका जवाब हम एक और व्यक्ति के बयान से ले सकते हैं जिसमें चौरसिया लिखते हैं, आवंटन पर रोक इसलिए है कि तमिलनाडु सरकार ने अभी तक नई शिक्षा नीति पर अपनी लिखित सहमति नहीं दी है। उपरोक्त राशि के आवंटन के लिए नई शिक्षा नीति को लागू करना आवश्यक है, वरना शिक्षा राज्य का विषय है। सामान्यतः राज्यों को शिक्षा में केंद्र से आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। चौरसिया के इस ट्वीट में दो तरह की बातें कही गई हैं। एक तो यह कहा गया है कि केंद्र से आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है और वहीं उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा लागू नहीं करने के एवज में उनका आवंटन रोक दिया गया है। ये दोनों अलग अलग विचार हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को अगर शिक्षा के लिए बजट नहीं दिया जाता है, ऐसा कोई प्रावधान है तो क्या किसी भी राज्य को नहीं दिया जाता है या सिर्फ यह नियम तमिलनाडु के लिए ही लागू किया गया है? और अगर दिया जाता है लेकिन उसे नई शिक्षा नीति लागू नहीं करने के एवज में रोक दिया गया है, यहां तमिलनाडु सरकार को नई शिक्षा नीति में कुछ झोल अवश्य लग रहा होगा, जिसके चलते उसने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही तमिलनाडु की दूसरी खबर की तरफ देखें तो वहां की न्यायिक व्यवस्था में तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के पुराने आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को ही अपना आदर्श वाक्य मानने की बात कही है, न कि नए आदर्श वाक्य यतो धर्म ततो जय को। ये दोनों ही खबरें दर्शाती हैं कि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार बीजेपी की केंद्र सरकार के दबाव से अलग हटकर काम कर रही है, लेकिन इससे यह भी जाहिर होता है कि केंद्र सरकार शिक्षा का बजट रोककर तमिलनाडु सरकार को मजबूर करना चाहती है। अगली खबर बिहार से निकलकर आई है जहां भाजपा गठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार की सरकार है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उर्दू को नहीं पढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार ने बगावती तेवर अपनाते हुए अपने राज्य बिहार में बड़ा फैसला लिया है कि बिहार के सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी उर्दू सीखेंगे और इसके लिए उन्होंने एक निश्चित समय भी कर्मचारियों को दिया है। इससे साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के विरोधी की तरह विधानसभा चुनाव में लोगों के सामने जाने वाले हैं, क्योंकि यह तब हुआ है जब जल्दी ही बिहार में विधानसभा के लिए आम चुनाव होना है।
उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया कभी भी आपको नहीं बताएगा कि वहां जंगल राज कायम है। वहां हमेशा ही गोदी मीडिया के अनुसार रामराज आया हुआ रहता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रामराज में ऐसा हुआ होगा कि राह चलते हुए लोगों को गोलियों से भून दिया गया हो? अगर नहीं तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक हत्यारे कैसे निर्भीक और निडर होकर लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बना रहे हैं। फिर भी इन प्रदेशों में तथाकथित रामराज की बात कही जाती है। सोशल मीडिया पर अलीगढ़ की एक घटना वायरल हो रही है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट देखा जा सकता है कि कैसे दो बाइक आती हैं और उन पर सवार लोग आकर गोलियां चलाकर एक आदमी की हत्या करके भाग जाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। इसके बारे में लक्ष्मी लिखती हैं, उत्तर प्रदेश के रामराज की एक और झलक वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहां एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन क्या मजाल गोदी मीडिया कि जो इसको जंगल राज बोल सके। आप क्या कहोगे, इसको जंगल राज या रामराज? वहीं नेहा सिंह राठौर को तो शायद आप जानते होंगे, जो अपनी कविताओं के माध्यम से सरकारों से सवाल करती रहती हैं। उनका भी कहना है कि कोई व्यक्ति उन्हें गोली से मारने वाला है। इसके साथ ही अगर बिहार की बात करें तो बिहार के पटना में दिन दहाड़े 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इस घटना के बारे में अली सोहराब लिखते हैं, पटना में खून की होली। ग्रामीणों की माने तो बाइक सवार 3 अपराधी आए और अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठे ललन यादव, प्रेमजीत यादव और प्रेम कुमार यादव पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलीबारी की तड़तड़ाहट से गांव में अफरा तफरी मच गई। खून की होली खेलने के बाद अपराधी बड़े इत्मीनान से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे गांव की घेराबंदी की और हरे नाम को हिरासत में ले लिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस गोलीबारी मामले का मास्टरमाइंड चंदन कुमार पर जिले के कई थानों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या, लूटपाट, आर्म्स एक्ट के मामले भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस चंदन कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। एक और खबर है के बलिया जिले से, जहां दलित समुदाय की एक नाबालिग लड़की के साथ बर्बरता की खबर आ रही है। इसके बारे में सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं, बलिया में दलित समुदाय की एक नाबालिग बच्ची को अगवा करके उसका गैंगरेप करने वाले और परिजनों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में नरेंद्र, अशोक यादव, बिहारी सैनी, जीतू वर्मा और अरविंद शर्मा अरेस्ट हो गए हैं। बच्चियों पर गंदी नजर रखने वाले गिद्धों की खैर नहीं। इस बारे में मोहम्मद इम्तियाज लिखते हैं, बिहार के रोहतास जिले में 16 वर्षीय दलित छात्रा की निर्मम हत्या से नई मानवता को शर्मसार कर दिया है। नीतीश कुमार जी, कब तक बहुजन बेटियां दरिंदों का शिकार होती रहेंगी? दोषियों को तुरंत गिरफ्तारी हो, SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार को सुरक्षा व आर्थिक मदद मिले। इस बारे में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी लिखते हैं कि बिहार के रोहतास जिले में के कछुआ थाना क्षेत्र के ग्राम लेवा में 16 वर्षीय दलित पासवान छात्रा का शव खेत में क्षत विक्षत हालत में मिला है। उसका हाथ तोड़ा गया, कान काटा गया, आंख फोड़ी गई और परिजनों को संदेह है कि पीड़िता के साथ बलात्कार भी किया गया है। इससे ज्यादा शर्मनाक, अमानवीय और क्रूर कुछ नहीं हो सकता। ये न सिर्फ एक बच्ची पर बर्बर हमला है, बल्कि बहुजन अस्मिता और मानव अधिकारों पर सीधा प्रहार है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में बहुजन बेटियां कब तक दरिंदों का शिकार होती रहेंगी? इतना सब होने के बाद भी ना तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज बताया जाता है और ना ही बिहार में जंगल राज होने की कल्पना गोदी मीडिया के द्वारा की जाती है। वहीं यूपी ATS ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम रविंद्र कुमार है। इस पर इल्जाम है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जानकारियां जुटा रहा था। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आतंकवादी सिर्फ मुसलमान होते हैं। ऐसे लोगों को आतंकवादी की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता जो देशद्रोह का काम करते हैं, साथ ही साथ दूसरे देश को अपने देश की खुफिया जानकारियां पहुंचाते हैं। इस तरह के लोग इस देश में हत्याएं करें, लूटपाट करें, उत्पात करें, कुछ भी करें, लेकिन आतंकवादियों की श्रेणी से इन्हें दूर रखा जाता है। गजब का विधान चलता है ना इस देश में कुछ लोगों का। पूरे देश से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जो राहत देने वाली हैं, जहां होली के मौके पर देश भर में हिंदू मुसलमान के बीच कुछ लोग तनाव बढ़ाने का काम कर रहे थे। वहीं मुस्लिम एकता की तस्वीरें हमारे हाथ लगी हैं, जिन्होंने
ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है जो भारत की एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। होली के मौके पर ही रमजान के दूसरे शुक्रवार की नमाज थी और देश में माहौल बिगाड़ने के लिए बहुत सारे लोग इन दोनों समुदायों के बीच भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे थे, जिनमें बीजेपी नेताओं के बयान भी शामिल हैं। लेकिन ऐसा जैसा उन्होंने सोचा था कुछ नहीं हुआ और लोगों ने आपसी भाईचारे को बढ़ाकर ऐसे लोगों का मुंह बंद कर दिया। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।